अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में बेशुमार ज़हीन तरीन लोग पैदा हुए हैं और जिन्होंने अपनी जहानत के बलबूते पर दुनिया में अपना सिक्का बनवाया। आज हम उस पर्सनैलिटी की बात करेंगे जिसने अपनी मैथमेटिकली एबिलिटी के जरिए अपनी दुनिया में पॉपुलैरिटी और अपनी जहानत का सिक्का बनवा कर रखी है। ये अफ्रीकन कंट्री के बिनाइन और लिबेरिया के दरमियान एक छोटी सी गरीब बस्ती और गरीब घर में पैदा होने वाला शख्स 1710 में पैदा हुआ और सिर्फ अपने बस्ती में 14 बरस की जिंदगी ही गुजार सका। इस गरीब और काली मजबूत जिसामत वाली शख्सियत का नाम थॉमस फिलर रखा गया। थॉमस फिलर जब नाम रखा गया तो इस शख्स का नाम थॉमस फिलर तो था, लेकिन लोग इसे जो है वो वर्जीनिया कैलकुलेटर और नेग्रोडेमस के नाम से जाने लगे। ठीक है, इस मैथमेटिकली एबिलिटी शख्स की इतनी भरपूर मैथमेटिकल एबिलिटी थी कि ये विदाउट एनी गैजेट और विदाउट एनी सोर्स के आपको कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन निकालकर अपनी जहानत के जरिए निकालकर आसानी से बता देता। ठीक है, ये शख्स 14 साल की जिंदगी अपनी बस्ती में गुजार कर इसे किडनैप कर लिया गया और इसे बाद में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में भेज दिया गया। यहाँ पर इसे एलिजाबेथ कॉक्स ने अपना गुलाम बना लिया। एलिजाबेथ कॉक्स और ये शख्स जिसे थॉमस फिलर कहा जाता है, यानी कि वर्जीनिया कैलकुलेटर के नाम से मशहूर नाम, ये शख्सियत दोनों ही अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, दोनों ही ना पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इसकी जहानत ने दुनिया के बड़े बड़े ज़हीन लोगों को हैरान करके रख दिया। एक रिसर्चर के मुताबिक जिनका नाम रॉन एग्लिश था, वो एक थिनो मैथमेटिकल रिसर्च थे, उनके मुताबिक, उनके नजरिए के मुताबिक, उनकी रिसर्च के मुताबिक उनका कहना यह था कि ये शख्स जो है वो बसारी का रहने वाला था, यानी कि बसारी एक एरिया है, वहां से बिलोंग रखता था। बसारी अफ्रीकन स्टेट की एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे फूला और ब्रेस्टिक एक लैंडस्केप है, जहाँ पे जो एक ऐसा कल्चर वजूद में आ जाए, दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं वहां पे, और वहां पे कुछ स्पेशलिस्ट लोग रहते थे जो मैथमेटिकली एबिलिटी में एक भरपूर सलाहियत रखते थे, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रखते थे, और ये शख्स भी वहीं से बिलोंग करता है। तो इसकी रियाजी की में कामयाबी की कहानियां ना सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि फ्रांस और जर्मनी तक भी फैल गई, और ये एवोल्यूशनिस्ट मूवमेंट यानी कि एवोल्यूशनर सोसाइटी जो थी, एवोल्यूशन जो उस वक्त तहरीक थी, उसका ईंधन बनने में बहुत कामयाब साबित हुई। इसकी जो कामयाबी जहानत की कामयाबी थी, यानी कि द एंड ऑफ स्लेवरी। तो नेक्स्ट इसके बारे में असद भाई बताएंगे हमें कि शख्सियत ने अपनी दुनिया में अपनी जहानत का झंडा कैसे अपनी पूरी दुनिया में गाड़ा और किस तरह दुनिया को अपनी जहानत के लिए कायल किया। तो जी असद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि जिशान साहब आपको बता सकते हैं कि इस बंदे का नाम थॉमस फिलर था और ये कैलकुलेट में बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतें रखता था। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं मुख्तसर इसका एक इंटरव्यू जिसकी वजह से इसे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी मिली, जिसे जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका, बरतानिया में लोग इसे इसके नाम से जानने लगे। इसका एक इंटरव्यू जो कोलंबिया मैगजीन में आया हुआ प्रिंट हुआ, और इस इंटरव्यू को प्रिंट करवाने के लिए बेंजामिन रश का बहुत बड़ा किरदार है। जो बेंजामिन रश वो इंसान है जो फाउंडिंग फादर, अमेरिकन रेजोल्यूशन के फाउंडिंग फादर में इनका नाम आता है। अमेरिकन रेजोल्यूशन वो तहरीर है जिसमें अमेरिका के लोगों ने बरतानिया के खिलाफ एक तहरीर चलाई कि हमें आजाद किया जाए, गुलामों को आजाद किया जाए, अमेरिका अपनी खुद मुख्तार रियासत का खुद मुख्तार मालिक हो। ठीक है, ये उस तहरीक के फाउंडिंग फादर थे बेंजामिन रश। तो इन पैलेस्टीनियन एबोलिशन सोसाइटी पीएएस सोसाइटी के दो मेंबर, जिनका नाम विलियम, और एक का नाम विलियम और दूसरे का नाम सैमुअल था। इन दोनों को पता चला कि एक सया फाम गुलाम है जिसका नाम थॉमस फिलर है, और इसकी जो मल्क है उसका नाम एलिजाबेथ कॉक्स है। ये दोनों अनपढ़ हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, लेकिन जो थॉमस फिलर है इसकी जो मैथमेटिकल सलाहियतें हैं, एबिलिटीज हैं, वो बड़ी हाई फाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो विद इन 1 and 2 मिनट्स बहुत सारी चीजों को मल्टीप्लाई, प्लस और डिवाइड कर सकता है, और विदाउट एनी गैजेट, लाइक विदाउट यूज ऑफ एनी पेन, वो जो है ना किसी भी प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो जब उन्हें इन दो बंदों को इसके बारे में ये इल्म हुआ तो इन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। ये बंदे इसके पीछे गए, लोगों से मिले, दूसरे लोगों से मिले, पता किया क्या ये जो बातें थॉमस फिलर के हवाले से
अफवाहें गर्दिश कर रही है, क्या ये अफवाहें हैं या इनमें हकीकत है। तो इन्हें पता चला कि ये जो बातें हो रही है कोलंबिया में या पेंसिल्वेनिया में या वर्जीनिया में, ये हकीकत पे मबनी है। क्योंकि कुछ एरिया पे, अमेरिका के कुछ एरिया पे थॉमस पहले ही रसाई हासिल कर चुका था, इसकी वहां पे जो है ना पॉपुलैरिटी में आ चुका था कि लोग इसे जानना शुरू हो गए थे। पहले वर्जीनिया की वो उस स्टेट में, उस एरिया में इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो मशहूर हो गई काफी हो गई। क्योंकि ये खेतों में काम करता था, तो इस वजह से लोगों से इंटरेक्शन की वजह से तो इसकी पॉपुलैरिटी आस्ते आस्ते इंक्रीज होती थी। जी तो विलियम और सैमुअल ने जब ये अपनी इन्वेस्टिगेट मुकम्मल की तो इनमें ये सीधा आ गए बेंजामिन रश के पास। बेंजामिन रश ऑलरेडी जो है ना मेंबर था पेंसिल्वेनिया एबोलिशन सोसाइटी का भी। तो इसने बेंजामिन रश, मैं आपको बता दूं कि ये बाय प्रोफेशन एक फिजिशियन था, एक पॉलिटिशियन था और रिफॉर्मर, सोसाइटी रिफॉर्मर था, यानी कि सोशल वर्कर था। जब इसे इसकी एबिलिटीज के हवाले से बताया गया, इसकी एबिलिटीज इसके सामने उजागर की गई, तो पहले ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और इसने कहा कि उसे मेरे सामने लाया जाए या उसका कोई ऐसा इम्तिहान लिया जाए ताकि मैं वाकई ही पता कर सकूं कि ये वाकई ही उसके पास वो एबिलिटीज है या नहीं है। सो एक इंटरव्यू अरेंज किया गया, इसके कहने पे, बेंजामिन रश के कहने पे एक इंटरव्यू अरेंज किया इन दो बंदों ने जो पेंसिल्वेनिया एबोलिशन सोसाइटी के मेंबर थे। फिलर की मैथमेटिकली एबिलिटी को आजमाया जा सके। जो पेंसिल्वेनिया एबोलिशन सोसाइटी के मेंबर थे विलियम और सैमुअल, इन्होंने एबिलिटीज को पॉलिश करने के लिए एक इंटरव्यू अरेंज किया। मजे की बात यह है, जब इस बंदे का, थॉमस फिलर का इंटरव्यू अरेंज हो रहा है तो ये बुढ़ापे की हालत में था। इसकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी, लगभग 70 बरस थी। 710 में ये पैदा हुआ है और 1710 में ये पैदा हुआ है और 1780 में इसका इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, और 1780 में इसका इंटरव्यू हो रहा है तो ये मतलब बुढ़ापे की हालत में था। तो बूढ़े आदमी का इतनी एबिलिटी फिर भी एक्टिव थी कि बाकमाल साहित्यों का मालिक था ये बंदा। इन बंदों ने 3 इससे सवाल किए। इसमें पहला सवाल ये था कि 1.5 साल में कितने सेकंड होते हैं, 1.5 साल में कितने सेकंड होते हैं। तो थॉमस फिलर ने विद इन 2 मिनट्स इसका आंसर कर दिया कि 1.5 साल में 47,300,400 सेकंड होते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने इससे किया कि अगर एक आदमी 70 साल 17 दिन 12 घंटे जिंदा रहता है तो लिहाजा अपनी जिंदगी में कितने सेकंड जिंदा रहेगा, जिसका जवाब इसने 1.5 मिनट में सॉल्व किया। मजे की बात देखिए, 1.5 मिनट में 70 साल 17 दिन 12 घंटे के सेकंड्स को 70 साल 17 दिन और 12 घंटे को सेकंड में इसने कन्वर्ट किया है विद इन 1.5 मिनट में। तो जो फिगर इसके पास आया तो 2 बिलियन 210 मिलियन 500,800 सेकंड्स, यानी कि 2 बिलियन 210 मिलियन 5,08,000 सेकंड जवाब आया। और मजे की बात यह, पीछे इन्होंने एक बंदा बैठाया हुआ था ताकि वो कैलकुलेट करे कि ये जो जवाब दे रहा है क्या वो हकीकतन दुरुस्त है या तुक्के लगा रहा है। हम जैसे पंजाबी लोग तुक्के लगाते हैं। तो पीछे बैठे हुए बंदे ने फौरन से कहा कि ये जो आपने जवाब दिया है ये आपने गलत जवाब दिया है। जिस पर वो बूढ़ा थॉमस फिलर 70 साल का बूढ़ा उज्जवल से बोला, भाई तुमने डीप लेप ईयर का जो एक दिन बनता है उसके सेकंड्स, डीप लेप ईयर्स के जो एक दिन के सेकंड्स हैं या दिन जितने भी बन रहे थे 70 वर्ष की उसकी 70 साल की उम्र में, वो दिन जो है ना तुमने काउंट नहीं किया उसके सेकंड्स, वो काउंट कर लो तो जवाब परफेक्ट आ जाएगा। वो काउंट करने के बाद जवाब परफेक्ट आ गया। अब मैं आपको बताता चलूं, डीप लेप ईयर वो होता है हर 4 साल बाद, जैसे फरवरी 28 दिन का होता है और हर साल 4 साल बाद फरवरी 29 दिन का आता है। 29 दिन का एक माह आता है फरवरी का, तो ये डीप लीप ईयर होता है। इसमें नॉर्मलाइज सिंपली ये है कि जहां पे 365 डेज होते हैं पर ईयर, इस ईयर में 366 ईयर हो जाते हैं, काउंट होते हैं, डेज काउंट होंगे इस ईयर में 366 जो है ना वो डेज काउंट होंगे। और जी अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 6 बोए हैं तो 6 बोए में हर बोए में 6 जो है ना उनकी मादा बोए हैं, जिन्हें एक लफ्ज और है वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मतलब चले हम ये यूज कर लेते हैं। 6 मादा बोए हैं
और हर साल इनकी ऐसे ही पैदाइश हो रही है। अब ये बताएं कि 8 साल में ये कितने होंगे। तो इसने तकरीबन 10 मिनट बाद इसका जवाब दिया। 10 मिनट वो भी इसलिए इसे इतना टाइम लगा क्योंकि पिछले सवाल की जो गलती थी उसे मैनेज करते हुए टाइम लगा। तो इसका जवाब था 34,588,806 हुए होंगी इस किसान के पास 8 साल बाद। तो ये जो इंटरव्यू जब ये पब्लिश हुआ कोलंबिया मैगजीन में, तो इसकी पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम बोलते हैं, और अमेरिका छा गई। और ये इस बंदे की तोती बोलने लगी। तोती बोलने कह सकते हैं ना कलर का एक स्याह फार्म गुलाम, इतना हाजिर दिमाग और उसकी इतनी कैलकुलेशन एबिलिटी, मैथमेटिक एबिलिटी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये लोगों की ज़बानें ज़द आम हो गया। ये गुलाम जी हाँ। और इसने जो गुलामों की आजादी की तहरीक थी उसमें एक ईंधन का काम किया। ईंधन का काम किया कि इसकी वजह से मूवमेंट में इसने एक ईंधन का काम, यानी कि उस वक्त अमेरिका में अभी भी देखें कि राइट्स नहीं है, ब्लैक जो लोग हैं, जो ब्लैक बॉडी लोग हैं, उनको जो है ना वो राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइट्स, ठीक है। तो इन्होंने उस वक्त जो एवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, एवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी, गुलामी को खत्म करने वाली तहरीक, जो जिद्दोजहद थी, वहाँ पे आपका काम किया इसके इंटरव्यू। और वहां पर आपको पता है कि ज़हीन लोगों की जरूरत होती है ताकि कुछ स्ट्रेटजी बना सके उसके रिलेटेड कि किस तरह से इन पेचीदगियों से हमने निकलना होता है। तो इस सैफ फार्म के शख्सियत ने बहुत सारा इसमें जो है ना वो अपना रोल प्ले किया, ठीक है। और इसने उस इंटरव्यू में, चूंकि आसिफ भाई ने आप बता चुके हैं, 70 ईयर के थे जब उनका इंटरव्यू हुआ, तो इसने वहां पर अपनी जो जिस्म के बुढ़ापे के निशानात थे इंटरव्यू में वो भी वाजिया दिखाए गए। और जब इसके फोर्थ करने की बात की गई तो इसकी जो मालकन थी एलिजाबेथ कॉक्स, तो उसने इसे मना कर दिया, जिनको फोर्थ करने से इसे मना कर दिया। और उसने अपनी उस मालकन के बारे में बड़े एहतराम से बात की और अपने फोर्थ ना करने के इनकार पर उसने जो है ना अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र भी किया कि मुझ पर ये जिम्मेदारियां। बहुत से लोगों ने इस लालच में बहुत ज्यादा रकम इसके लिए पेश की गई थी, जिनमें वहां पर एक और शख्सियत मौजूद थी जिनका नाम कोर्स था। और उन्होंने वहां पर इसकी मौजूदगी में एक बयान दिया कि इस शख्स की सलाहियत, इस शख्स की जहानत के बराबर इस शख्स के पास तलीम नहीं है। तो उसने इसके रिस्पॉन्स में, यानी कि थॉमस फिलर ने इस कोर्स के इस शख्स जो था कोर्स, उसके रिस्पॉन्स में कहा कि शुक्र है भाई कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इल्माने देखे हैं, जिनके बहुत ही एक गोल्डन वर्ड इसमें बोली कि मैंने बहुत सारे इल्म, गोल्डन लाइन्स कह सकते हैं, तो बहुत सारे इल्म वाले देखे हैं मैंने। अजीम बेवकूफ, बिल्कुल अजीम बेवकूफ। एक और बात, ये जो कोच आपने बताया, ये सैमुअल कोच वही बंदा था जो जिसने इसकी इन्वेस्टिगेट की थी और इसका जो है ना इंटरव्यू किया था, जो पब्लिश किया गया था कोलंबिया मैगजीन में। वैसे एलिजाबेथ के पास एलिजाबेथ कोच जो इसकी मालकिन थी, इसके पास 16 गुलाम थे, लेकिन सब के सब जो है ना वो फिलर को ही जो है ना वो प्रायोरिटी देते थे, अहमियत देते थे। और इसको फोर्थ ना करने पर फिलर ने खुद अपनी मालकिन का शुक्रिया अदा किया। और 1780 में इस शख्सियत की, इस मेंटालिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिकल एबिलिटी रखने वाले शख्सियत की